हेलो दोस्तों, आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं जो इतिहास के। इसके पहले 2 गो लेक्चर दे हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये मेरा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं तीसरे में उससे आगे कि पूरा पूरा वस्तुओं की को विशेष संस्कृति कालखंडों में जोड़ने पर एक पुरातात्विक जो पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम में ज्ञात होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं यहाँ पर कि जैसे पूरा स्थानों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक सांस्कृतिक जो हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक है उन सभी को का प्राप्त होती है, एक सांस्कृतिक क्रम प्राप्त होती है। उसे ज्ञात होता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे और वहाँ पर किस प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करते थे। देखिए REM हवेल एक प्रकार के जो पुरातात्विक व्यक्ति हैं जो 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में डायरेक्टर जनरल बने और एक समान क्षतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की और जगह जगह टीले के स्तर पर विन्यास का अनुसरण की आवश्यकता की पहचान की। जैसे मान ले कहीं पर ऊंचा भूमि है उसको उन्होंने खोदने का काम किया ताकि वहां से उनको वस्तुएं प्राप्त हुई, क्योंकि जब कोई ऊंची वस्तुएं हो या टीला के रूप में होता है तो वहां पर हो सकता है कोई सभ्यता हो, उनको मानना था ये। और उसके बाद उन लोग खुदाई की और वहां पर बहुत सारे, ऐसा नहीं कि मानना था उसको, वहां पर बहुत सारे वस्तुएं भी प्राप्त हुए। देखिए क्या कहते हैं, अनुकरण करने की आवश्यकता की पहचान की, साथ ही उन्होंने पुरातत्व देखिए पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का भी समावेश भी किया। जैसे मान लीजिए कि जैसे एक प्रकार के पूरा अगर बात करते हैं कि जिस प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं उस तरह के भी सैनिक संगठन या परिशुद्धता का भी प्रवेश किया। ये बहुत आगे तक ले गए उस पुरातत्व विभाग को और विभाग में बहुत अच्छे काम भी किए थे। देखिए भारत और पाक का मतलब पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पाकिस्तान के क्षेत्रों में चली गई। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा ऐसे स्थान हैं, वो क्या हो गया तो वहाँ पर चला गया, क्योंकि बात ये है कि जो वहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान में जैसे मोहनजोदड़ो है वो बहुत बड़ा स्थल था, वह कहाँ पर चला गया तो पाकिस्तान में चला गया और भारत के विभाजन हो चुका था। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने यानी पुरातत्व ने खोजने का प्रयास किया और कई पुरातत्व स्थल खोज निकाला, जिसे कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़, धौलावीरा आदि प्रमुख हुए जो भारत में मिले हैं। अब बात करें भारत में ये मिले हैं धौलावीरा, राखीगढ़, कालीबंगा, ये जो हमारा लोथल गुजरात में है, कालीबंगा यहाँ पर बात करते हैं, जैसे बनावली हो गया हरियाणा में, राखीगढ़ हरियाणा। इस तरह के बहुत सारे पुरातत्व प्रमुख नए पुरातत्व खोज कर दिए और आज जारी है खोज। लगभग में एक बात ध्यान रखिए, पहले 2000 बात करते हैं, दो के अनुसार बताया गया था कि कुल मिलाकर 2800 स्थलों को खोज किया गया है, लेकिन 2022 में जो बात की गई थी 2022 में, तो उस स्थिति में यहाँ पर 3000 लगभग में स्थलों को खोज किया गया था। अभी पूछा जाएगा कि आप बताइए कि अभी तक पुरातात्विकविदों ने यानी कितने स्थानों को खोज कर दी। लगभग में 3000 की बात करते हैं। यहाँ पर 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ी जा रही थी। कहने का मतलब है कि जब लोग खोजते हैं और नए नए वस्तु मिलता है तो लोग को रुचि बढ़ जाती है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह रुचि बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मान्यता था कि यहाँ भारत की जो सभ्यता है बहुत पुरानी सभ्यता यहाँ पर बात मिलती है। विशेषज्ञ नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करते थे। जैसे मान लें कि हम कोई बात करते हैं कार्बन C14, यहाँ के जो एक पद्धति है जिसे हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु का पता लगाते हैं कि वस्तु कितनी पुरानी है और नए नए पद्धति का भी यूज किए हैं। और हड़प्पाई लिपि में इस प्राचीन सभ्यता के बारे में कई जानकारियाँ प्राप्त
नहीं हो पा रही है, लेकिन आज भी बहुत सारा ऐसे वस्तु है जिसका हम लोग को पता नहीं है कि वो किस कार्य के लिए यूज करते थे, क्योंकि उस समय के जो लिखी गई बातें हैं, लिखी गई भाषा है, उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो इसे पढ़ने के ना वजह से हम लोग को पूरा पूरा उसके बारे में पता नहीं चला है। लेकिन मृत भांग, औजार, आभूषण या घरेलू सामान आदि के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ जैसे मृत भांग जो मिट्टी से बना हुआ बर्तन था, या औजार जो था, या आभूषण था, घरेलू सामान आदि के बारे में तो सामान्य नॉलेज हो पा रहा है कि क्योंकि ये सामान्य रूप से यूज करते थे। भौतिक साक्ष्यों के हड़प्पा सभ्यता के बारे में ठीक जानकारी प्राप्त हो सकती है, यानी कुछ कुछ ऐसे वस्तुएं हैं कि जिससे जानकारी हमको बहुत अच्छे से प्राप्त हुई है कि वहाँ के वस्तु को किस लिए यूज किए जाते थे। पूरा जो पूरा सभ्यता है, स्थलों से खोजी गई वस्तुओं के संबंध में पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि कोई वस्तु एक औजार है या एक आभूषण। फिर दोनों को क्या करते हैं अलग। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है कि जिसे आपको बताना पड़ेगा, मान लो खोज दिए तो, लेकिन आपको पूरा पूरा अलग करके बताना होगा कि कोई वस्तु उस समय के लोग उसको औजार के रूप में प्रयोग करते थे या किसी वस्तु के रूप में प्रयोग करते थे, ये आपको वहाँ पर बताना पड़ता है। फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग के लिए कि कोई वस्तु है कि आमतौर पर आधुनिक समय में किसी वस्तु का उपयोगिता के समझ को प्रयोग करते हैं कि कोई अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए वो वस्तु बनाई गई थी या किसी अन्य कारण के आधारित होती थी। इसको आपको पूरा स्पष्ट करके बताना पड़ता है। ये बात आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं। अगला है बहुत सारे ऐसे वस्तु मिली जैसे मानके मिले और चकिया मिली, जैसे जो जिसमें हम लोग क्या करते हैं धान या गेहूं को डालते हैं। आप देखे होंगे गांव में ये चकिया होती है, इसके एक के ऊपर एक होती है और इसमें इस तरह लगाया होता है और इसको घुमाते हैं। तो इस तरह की चकिया मिलती है वहाँ पर। और पत्थर के फलक भी थे, आज भी पत्थर के फलक होते हैं इस चकियों के। पात्र भी था, पात्र मतलब बर्तन है, और बर्तन भी बहुत सारे मिले हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं। आरंभिक सबसे अधिक और धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण किस समय में सामने आती है। देखिए हम लोग को वहाँ के धार्मिक, वहाँ के प्रथाओं के बारे में, पुनर्निर्माण के बारे में, समस्या के बारे में ये पूरा जानकारी हम लोग को पुरातत्वविदों ने हमको दिया है कि किस तरह से वहाँ के लोग निवास करते थे और क्या करते थे। आगे देखिए आरंभिक पुरातात्विक विदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः वह धार्मिक महत्व की होती थी। कहने का मतलब है कि कुछ लोग को ये भी मान्यता प्राप्त है, जो पुरातात्विक विद है, कि जो बहुत सारे ऐसे वस्तुएं मिले हैं जिनका कुछ हम लोग यूज नहीं देख पाए हैं, तो उसको लोग मानते थे कि धार्मिक कार्यों के लिए कार्य करते थे या परिचित थे उसको। चलिए देखिए आगे इन आभूषणों से सुसज्जित नारी या जो मृमूर्तियाँ या सम्मिलित है, जो इन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई थी। कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो औरत का एक आकृति मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता में, उसको मातृ देवी के नाम से भी जानते थे। इस आधार पर पुरोहित, राजा, विशाल स्नानागार, विदों आदि के वर्गीकृत किया गया कि यहाँ पर क्या क्या मिले और किसको क्या। वो लोग मानते थे वहाँ के लोग कि जैसे हम लोग खुदाई किए तो हम लोग मान लिए कि वहाँ के लोग जो मानते थे कि एक मूर्ति जो मिली है औरत की, उसको वो लोग मातृ देवी कहते थे। लेकिन एक और मूर्ति मिली है जिसके गर्भ में क्या है, पौधा है, तो उसको हम लोग मानते हैं, ये मान कर चलते हैं कि वो मातृ देवी के साथ साथ वो जो पृथ्वी के देवी थी, या उसको कह सकते हैं कहा कि फसलों के देवी मानते थे उस समय के लोग। देखिए आगे हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के प्राप्त वस्तुओं को परीक्षण से ज्ञात होता है कि सभ्यता के लोग मातृ देवी एवं शिव, जो आज के हिंदू धर्म में प्रमुख देवता शिव हैं, उनके पूजा करते थे, जिसको वो लोग मानते थे और पूजते, जिसको पशुपति कहते हैं। क्या कहते हैं?
पशुपति के वो लोग मानते थे या मातृ देवी के पूजा के नाम पूजा करते थे। और जो आधुनिक देव हैं जो रूपों में हिंदू धर्म के में शिव जी हैं, उनको वो क्या मानते थे, अपना पूज्य, जिसको हम पशुपति कहते हैं, उनके देवताओं को। देखिए आगे हम अगर बात करते हैं कि लगभग 1500 के 1000 ईसा पूर्व के मध्य संकलित ऋग्वेद सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथों में से रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है। यह बाद में पौराणिक परंपराओं के शिव के रूप में प्रचलन रूप में प्रयुक्त हुए। देखिए जिस प्रकार से हम लोग धार्मिक ग्रंथों में ऋग्वेद की बात करते हैं, उसमें रुद्र नामक एक देव का बात किया गया है। तो जिनका रुद्र का मतलब होता है जो शंकर, वहाँ पर भी पशुपति के जो तुलना की गई है या उसको क्या कहते हैं हम लोग, शंकर का बात कहे हैं। देखिए ऋग्वेद के रुद्र नामक देवता का साक्ष्य मिलता है, उसमें जो मिलता है अलग अलग धार्मिक मान्यताएं प्राप्त है इसमें देखिए पशुपति जो जानवरों और विशेष मवेशियों आदि के स्वामी और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। कुछ विद्वानों को मान्यता प्राप्त ये भी है कि वह जो थे कोई समन था, मतलब कि कहने का मतलब है कि पुरातात्विक विदों के हिसाब से जो वहाँ के जो देवता थे वो कौन थे, तो पशुपति, और जो मातृ देवी थी वहाँ की उर्वरता की देवी मानी जाती है। या गर्भ में जो औरत है वो गर्भ में पेड़ के पौधे लिए हुए हैं तो उसको क्या करते थे, उर्वरता की देवी को मानते थे। हड़प्पा सभ्यता में से संबंधित कई प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। अनुत्तरित का मतलब होता है कि इसका उत्तर नहीं दिया गया है, क्योंकि उत्तर हम भी दे भी कैसे, क्योंकि आज तक उसमें हम अनुमानित लगा कर उसको बात को कहे हैं, क्योंकि पूरा अनुमानित है, क्योंकि उसको पढ़ा तो गया नहीं, लेकिन इस अनुमान लगा कर बताया गया है कि हम लोग अपने को तुलना करते हैं कि जो हम लोग कार्य करते हैं उसी अनुसार वो भी कार्य करते थे। विशाल अनागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी। यह साक्षरता कितनी व्यापक थी, पुरुष और स्त्री के संबंध में कैसा था, नारी के बात करते हैं, मृत मूर्तियां को क्या उपयोग था, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे दिमाग में कि जैसे क्या होता था, आखिर नारी को मूर्ति क्यों बनाई गई, स्त्री और पुरुष में क्या संबंध होते थे, वहाँ के व्यापक रूप का है। इस तरह के बहुत सारे हम लोग को मन में प्रश्न उठता रहता है। तो उसको थोड़ा सा पढ़ने की बात हैगी, तो अगर पढ़ लेंगे तो उसको पूरा जानकारी प्राप्त होगा, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ये बात ध्यान रखें। आगे चलते हैं, शैलखड़ी क्या है, हम बात करते हैं शैलखड़ी क्या है। देखिए अब एक लामयक पत्थर जिसके हड़प्पाई मुद्रा और मानक बनाते थे उसे क्या कहते हैं हम लोग, शैलखड़ी के नाम से जानते हैं। शैलखड़ी का एक पत्थर था जिसको मुद्रा हम लोग या मानके बनाते थे। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बीसी का मतलब क्या है, बीसी अंग्रेजी में बीसी का मतलब होता है, हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, इंग्लिश में जिसको बीसी कहते हैं बिफोर क्राइस्ट कहते हैं या ईसा पूर्व कहते हैं। ये बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ का ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि बताइए बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एक होता है गीसी, बिफोर यानी कि बीसी ईसा पूर्व को कहते हैं। गीसी क्या होता है, अब देखेंगे गीसी क्या होता है। इसके एनोगैमिनिया नामक दो लैटिन शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। हिंदी में इसे एडी को ईसा पूर्व कहते हैं, ये बात ध्यान रखिए, जो एडी है उसको ईसा पूर्व कहते हैं और इसे दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए अगला बात है यहाँ पर CE। देखिए एक को कहते हैं कॉमन एरा वर्तमान, कॉमन एरा की बात करते हैं। वर्तमान में एडी के स्थान पर CE का प्रयोग किया गया। देखिए अलग अलग बात करते हैं यहाँ पर, अलग अलग समय में अलग अलग हम लोग प्रचलन किए। CE कब, तो एडी के स्थान पर CE का प्रयोग किया गया था। आज भी करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि पहले करते थे। देखिए आगे है कि BCE बिफोर कॉमन
एरा वर्तमान, जिसको बीसी के शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, स्थान पर BCEI का प्रयोग करते थे। अब देखिए आगे भी हम लोग प्रयोग करने लगे हैं। थोड़ा सा मॉडर्न युग की बात करते हैं। मॉडर्न में बहुत सारा नए शब्द का यूज करने लगे। देखिए आगे एक और शब्द है, देखिए BP, बिफोर प्रोजेक्ट, अर्थात वर्तमान से पहले का समय। आज के पहले का जो समय है उसको क्या कहते हैं? BP कहते हैं। ये बात आगे देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि पुरातात्विकविद वह व्यक्ति जो पुरातत्व का अच्छा ज्ञाता होता है उसको पुरातात्विकविद कहते हैं। देखिए एक और टॉपिक बताया गया है कि किसको क्या कहते हैं। पुरातत्व का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। जिनको पता नहीं है कि पुरातत्व का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि वह विद्या जिसके प्राचीन काल या प्रागैतिहासिक काल की वस्तुओं के आधार पर पुराने अज्ञात इतिहास का पता लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। जो पहले के वस्तुएं थी, आज से हजारों हजार साल पहले की, उसको पता, इतिहास में पता लगाना ही क्या कहलाता है? उसे पुरातत्व कहते हैं। अब बात करते हैं आगे के लिए। पुरातत्व स्थल क्या होता है? ये प्राचीन स्थल को क्या कहते हैं हम लोग? पुरातत्व स्थल का। पर देखिए पुरातत्व स्थल क्या है? तो प्राचीन स्थल को पुरातत्व स्थल कहते हैं। पूरा वनस्पतिज्ञा क्या है? तो यहाँ पर बात करते हैं प्राचीन वनस्पति का अध्ययन का विशेषज्ञ क्या कहलाता है? पूरा वनस्पतिज्ञा कहलाता है। देखिए आगे है, एक और शब्द दिया है, इसके बारे में आप जानते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि चोलिस्तान के बात करते हैं। ये थार रेगिस्तान के लगा हुआ पाकिस्तान को रेगिस्तानी क्षेत्र जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण मिलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। अभी देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसा से बनता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। यह हड़प्पा पुरास्थलों में वर्तमान में घाघरा नदी के तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अभी पूछा था कालीबंगा कहाँ है, तो भारत में हनुमानगढ़ जिले के राजस्थान में स्थित है, जिसका अशाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो। ये बहुत यहाँ पर दो गो शब्द ऑब्जेक्टिव मिलेगा। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तब पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित नगर या प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का किला कहा जाता है। अगला इसमें देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं विशाल अन्नागार का मत कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो के दुर्ग में स्थित सार्वजनिक स्नान गृह, जिसका प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठान या स्नान के लिए किया जाता था, उसको विशाल स्नानागार के नाम से जानते हैं। जहाँ पर पूजा या अर्चना किया जाता था उसको विशाल। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखिए एक नया शब्द मिला है फायांस। फायांस का है, फायांस क्या होता है? फायांस के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए घिसी हुई रेत अथवा बालू रंग अथवा चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था, जिसे क्या कहते हैं? फायांस कहते थे। देखिए एक और शब्द है, देखिए आपको समझ में ना आया होगा तो यहाँ पर उसको लिखा गया है पूरा कंप्लीटली। देखिए संचय क्या है? संचय से क्या समझते हैं? यह शब्द लोग द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांश पात्रों जैसे घरों में रखी गई वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे संचय देखिए जैसे मान लें कि धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग हेतु संभाल कर रखी जाती थी, यानी कि जो वस्तुएं संभाल कर किसी के द्वारा रखी जाती थी उसे क्या कहते थे हम लोग? संचय कहते। संचय का मतलब आज भी समझते हैं। संचय का मतलब धन को इकट्ठा करके रखना क्या कहलाता है? संचय कहलाता है। जिसका आभूषण हो गया, आभूषण को कहाँ रखते थे? संचय करके। मानके क्या होती है? ठीक है, मानके आपको पढ़ना है कि मानके क्या होती है। तो माला के दाने
मानके बनाना हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अति महत्वपूर्ण शिल्प क्रिया थी। मानके विभिन्न धातुओं, पत्थरों, पक्की मिट्टी से बनाया जाता था। कहने का मतलब मानके का मतलब है कि जो एक प्रकार के वस्तु को बना देना, मानक बना देना। ये जो जैसे धातु को हो गया, पत्थर का हो गया, पक्की हुई मिट्टी का हो गया, मिट्टी का हो गया, शिल्प आदि क्रिया चुदहोदड़ो के प्रचलित थी। ये कार्य जो मानके बनाने का चुदहोदड़ो एक स्थान है, वहाँ के बहुत सारे ये प्रचलित था। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए बात करते हैं मंगान क्या है। तृतीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम है जो मंगान है। ओमान के लिए प्रयुक्त जो मोहर पर नाम आते थे उस पर लिखा जाता था मंगान। मंगान का मतलब है जो ओमान के क्षेत्रों से वस्तुएं मंगाई जाती थी। देखिए दिलमुन क्या है। दिलमुन का मतलब क्या होता है, तो मेसोपोटामिया के लेखों में संभवतः बहरीन द्वीप के लिए प्रयुक्त नाम को क्या कहते थे, यानी कि दिलमुन कहते थे। बहरीन द्वीप के लिए जो नाम का प्रयोग करते थे उसको क्या कहते थे, यहाँ पर दिलमुन कहते थे। देखिए यहाँ पर बात एक नया शब्द और आया है, मेलुहा। मेलुहा क्या है। मेसोपोटामिया के, यहाँ पर बात करते हैं मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे, मेलुहा। अब एगो और शब्द पढ़े थे हम लोग, पुरोहित राजा। क्या पढ़ते हैं, पुरोहित राजा। पुरोहित राजा का मतलब क्या है, गाय या मोहनजोदड़ो के से प्राप्त पुजारी के सिर वाले प्रतिमा को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। यानी कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो एक पुजारी था उसकी संज्ञा किससे दी थी, पुरोहित राजा से की गई थी। यहाँ पर आगे देखते हैं कि देखिए स्तर क्रम विज्ञान क्या है। इसे पुरातात्विक विद्या टीलों के विभिन्न स्तर होते हैं जिसके अध्ययन में स्तर क्रम विज्ञान कहते हैं। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर या प्राचीन या सबसे ऊपरी स्तर को न्यूनतम होता है। इसे ही क्या कहते हैं, रत्न क्रम विज्ञान के नाम से जानते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और है, यहाँ पर बात करते हैं एक श्रृंगरी वृषभ। ये क्या है, तो ये मोहर पर अंकित एक सिंह वाला जानवर जिनके आमतौर पर एक ऋषभ या वृषभ कहते हैं कहा जाता था। एक मतलब कि एक ऐसा जानवर जिसके एक ही सिंह था उसको वृषभ के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करते हैं अगला अर्धशिव। अर्धशिव का है, अर्धशिव का है तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिव के अंकलन वाले मुद्रा जिस पर शिव के पशुपति की आकृति थे उसको अर्धशिव के नाम से। अर्धशिव का मतलब कि आधा शिव का था आधा और पशुपति का था, इसलिए अर्धशिव के नाम से जानते हैं। देखिए अगला है लिंग। लिंग क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता से में लिंग उस परिशिष्ट पत्थर को कहा जाता था जिसका पूजा भगवान शिव के रूप में होती थी। आज भी शिवलिंग कहते हैं, जिसको शिवलिंग कहते हैं उस समय भी शिवलिंग कहते थे। जो आज जिसे पूजा करते हैं उसी तरह से उस समय भी पूजा करते थे। ये बात हम जानते हैं पहले से भी। देखिए आगे समन क्या है, ये जादुई या शक्ति के साथ पारलौकिक जगत के देखिए